बचपन से तो ये सुनते आ रहे हैं ना कि कैश इज द किंग, कि आप हाथ में रुपया है तो वो तो बहुत बढ़िया है, ये सुन रहे हैं ना। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे कि सर कुछ भी बोलते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो कैश इज नॉट द किंग, कैश इज एक्चुअली योर स्लेव। कैसे है और उस स्लेव से ज्यादा कैश कैसे बनाना है, इसके 7 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। और दोस्तों वॉरेन बफेट द्वारा सुझाए गए ये 7 रूल्स हैं जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त सागर शर्मा, सागर नॉमिक्स में आज हम दुनिया के वो 7 सबसे पावरफुल तरीके ढूंढने वाले हैं जिनसे कि आप लंबे समय तक कंसिस्टेंटली बिना ज्यादा बड़ी रिस्क लिए हुए पैसा बना सकते हैं और बनाएंगे, बिल्कुल। तो दोस्तों शुरू करते हैं सागर नॉमिक्स। अब बात ये आती है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि YouTube पर बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें बताते रहते हैं। कोई कहता है टेक्निकल एनालिसिस कर लो, कोई कहता है वैल्यू इन्वेस्टिंग कर लो, कोई कहता है ट्रेडिंग करो, कोई कहता है इन्वेस्टमेंट करो, कोई कहता है म्यूचुअल फंड करो, कोई कहता है इक्विटी करो। तो आपका दिमाग बिल्कुल शाम तक ना गोल मोल हो जाता होगा, कुछ समझ नहीं आता होगा कि किसकी बात सुने किसकी नहीं सुने। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट 7 रूल्स का सीक्रेट मिलने वाला है, जो मेरा सीक्रेट नहीं है, जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट का फॉर्मूला है। और वो जिस पे भरोसा करते हैं उस पे हम सभी को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ही इज द नंबर 1 एक्सपर्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। सो अब सीधा चलते हैं हम लोग और बात करते हैं कि वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो वॉरेन बफेट कह रहे हैं कि मैं उस चीज के बिना अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। तो आप जानना चाहते हैं कि आप सचमुच में सीरियस हैं? तो दोस्तों अगर आप सीरियस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, नहीं तो आप सब कुछ मिस कर देंगे। कोई फायदा नहीं है अधूरे वीडियोस को देखने का। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं किया? अगर नहीं किया है तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई है। आपको स्टॉक मार्केट की बहुत सारी सीक्रेट्स में आने वाले दिनों में बताने वाला हूं, जो कोई भी एक्सपर्ट हजारों रुपए के कोर्सेज के बाद भी नहीं बताएगा। एब्सोल्युटली फ्री कंटेंट यूट्यूब पर मैं आपको दे रहा हूं, जो ऑथेंटिक है, रिसर्च बेस्ड है और आपकी लाइफ की स्टॉक से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित प्रॉब्लम्स को बहुत आसान शब्दों में दूर करेगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि वो कौन से 7 रूल्स हैं जिनको वॉरेन बफेट साहब चाहते हैं कि हम कंसिडर करें जब भी इन्वेस्टमेंट करें। तो सीधे हमारी स्क्रीन पे चलते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों यहां आप देखेंगे तो आपके सामने यहां पर मैंने ये एक लिस्ट बना रखी है 7 रूल्स की, और हम इनको एक एक बारे में एक एक को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो सीधा चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन से रूल्स हैं। देखिए दोस्तों, जो 7 रूल्स हैं वो सारे आपके स्क्रीन पे हैं। और पहले रूल से शुरू करते हैं, और एक पेन और पेपर निकाल लीजिए और इन रूल्स को नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो अभी आपके स्क्रीन पर है उसका, क्योंकि ये आप भूले नहीं। सबसे पहला रूल क्या है दोस्तों? फर्स्ट रूल कहता है कैश इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। क्या रूल है? कैश इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, सरप्लस कैश शुड बी इन्वेस्टेड। अब बात हम अगर करते हैं कैश की, तो हम ही तो कह रहे थे कि कैश इज द किंग। यही सुना ना बचपन से, कैश इज द किंग, कैश इज द किंग। तो कैश किंग कैसे हुआ? वो आपने कितनी मेहनत से कमाया है, बहुत मेहनत की है। आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाकर के महीने के एंड में कुछ सैलरी आपके हाथ में आती है। तो डेफिनेटली आपका उससे लगाव तो होगा ही होगा। क्यों होगा?
क्योंकि हम इतनी मेहनत से किसी चीज को हासिल करते हैं, तो दोस्तों हमारा इमोशनल अटैचमेंट तो हो जाता है उससे। तो वो हमारा पैसा हम संभाल के रखें, यही होता है ना दिमाग में। अब बात यह है दोस्तों कि जिस मेहनत से आपने ये पैसा कमाया था, वो मेहनत करने के बाद में आपने उस पैसे को बैंक अकाउंट में डाल दिया, और बैंक अकाउंट में उसको डाल के भूल गए, छोड़ दिया उसको। तो दोस्तों वो आपको कितना परसेंट रिटर्न देगा? वो देगा 3 रुपए सालाना, यानी 3% के आसपास का रिटर्न देगा। और महंगाई हर साल 5 से 7% के बीच में बढ़ती रहती है। तो दोस्तों आज अगर कोई चीज आप 100 रुपए की खरीद सकते हो, और अगर वो बैंक आपने सोचा कि मैं बैंक में डाल देता हूँ पैसा, और 1 साल बाद आप उसे खरीदने जाते हो, तो आपका बैंक आपको कितना देगा इंटरेस्ट ऐड करके? 103 रुपए। और जब आप बाजार में उसे खरीदने जाओगे, तो वो चीज कितने की हो गई होगी? 107 रुपए की। इसका मतलब कि जो चीज आज आप मान लीजिए ये कोई माउस है, ये माउस आज अगर आप खरीद सकते हो 100 रुपए में, तो साल भर बाद में आप ये माउस नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो आपकी इंटरेस्ट से ज्यादा बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी परचेजिंग पावर अगर आप बना के रखना चाहते हैं, तो कैश इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। कैश को आइडल मत पड़े रहने दीजिए। इमरजेंसी फंड को छोड़ के बाकी सारे कैश को काम पे लगाइए। उसे कहिए कि मेरे लिए दौड़, कैसे दौड़ाना है, कहाँ लगाना है, ये सब देखने के लिए आप मेरे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सारी टेक्निक्स, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कौन से ट्रेंड्स को देखना है, सब बता रखा है बहुत आसान लैंग्वेज में। फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई भी जाके देख सकता है। तो दोस्तों ये जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको जरूर चेक करिएगा। तो कहने का मतलब ये है, वापस पॉइंट पे आते हैं, कि कैश को कैश के रूप में रखना या बैंक में डाल के रखना इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। ये कौन कह रहे हैं? वॉरेन बफेट साहब की सबसे पहली एडवाइस यही है। नेक्स्ट एडवाइस पे चलते हैं दोस्तों, और वो क्या है? वो है दोस्तों हमारी, कि बफेट साहब कहते हैं कि यू शुड नॉट बी राइट अबाउट ऑल द स्टॉक्स। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, या मान लीजिए जो भी स्टॉक रिसर्चर हैं, तो यू शुड नॉट बी ऑलवेज राइट अबाउट एवरीथिंग, but you should be right about handful of stocks. Don't buy a business you don't understand. Keep observing thousands of stocks, but don't have opinion on everything. Just 10-20 stocks are good enough in the life. कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ बहुत सीधा साधा है दोस्तों, कि हम में से आप देखेंगे बहुत से लोग, आप इधर उधर जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो हर चीज पे राय रखते हैं। बताइए है कि नहीं है? जैसे पार्क में जाते हो आप मॉर्निंग वॉक करने, जॉगिंग करने, या फिर आप शाम को कहीं घूमने जाते हो, बाजार में जाते हो, रिलेटिव्स में जाते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठते हो, तो आपने देखा होगा कि अपने कलीग्स, फ्रेंड्स सर्किल में कुछ लोग ऐसे होंगे जो हर चीज पर राय रखते हैं। आप उनसे कहिए जीएसटी, तो जीएसटी के बारे में कुछ राय दे देंगे अपनी। अगर कहेंगे डिमोनेटाइजेशन, उसके बारे में कोई राय दे देंगे। आप कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उनका काम कैसा है, उस पर राय दे देंगे। इवन अगर आप उनसे पूछोगे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सर्च कैसे की, उस पर भी वो अपनी राय दे देंगे। तो दोस्तों ये जो राय वाले लोग हैं ना, ओपिनियन मास्टर्स, आपको नहीं बनना है। वॉरेन बफेट साहब कहते हैं कि आपको सारे इक्विटीज पे, सारे स्टॉक्स पे रिसर्च करके सब पे राय नहीं बनानी है। जैसे आप टीवी पर देखते हैं ना कि कई एक्सपर्ट आएंगे, उसे बैठेंगे, उनसे वो क्वेश्चन पूछेंगे, सर शुड आई इन्वेस्ट इन इन्फोसिस, तो करेंगे यस, बाय ऑन दिस लेवल, सेल ऑन दिस लेवल। दूसरा कोई व्यक्ति उन्हीं से पूछेगा कि सर शुड आई बाय से ऐसी कंपनी जिसका नाम नहीं सुना हो, मनपसंद बेवरेजेस, शुड आई बाय मनपसंद बेवरेजेस, तो वो उसके ऊपर भी राय दे देंगे। जबकि उन, अब एक चीज ये बताइए दोस्तों, 5,000 स्टॉक्स हैं, 5,000 से ज्यादा स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट में। तो एक इंसान का ये जो भेजा है ना, ये छोटा सा भगवान ने भेजा भेजा है, ये बहुत छोटा है उन सारी चीजों को एक साथ ट्रैक करने के लिए। तो उन सब पे राय रखने का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए बेस्ट क्या है? वॉरेन बफेट साहब क्या कहते हैं आपको? वो ये कहते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं चीजों को स्टडी करो जिनको आप समझते हो। यानी जो बिजनेस आपके समझ में आता है बस उसी को स्टडी करो। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ जोमेटो, जोमेटो जो भी बोलते हैं, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ नायका फैशंस और टीसीएस। लेकिन आपको ये तो समझ में आता है कि डाबर नाम की एक कंपनी है
जो कि सिंपल घर में काम में आने वाली चीजें बनाती है, या कोलगेट है जो टूथपेस्ट बनाती है, पतंजलि है जो कि आयुर्वेदिक चीजें बनाती है। तो दोस्तों ये तो समझ में आता है ना कि ये वो प्रोडक्ट है जिनको हम रात दिन यूज करते हैं, और उनको हम उनका हमें पता भी है कि लोग उसे खरीदते भी हैं। अब एक बात बताइए, ऐसे बिजनेसेस को समझना समझना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये, जैसे मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज है। तो अब आप कैसे समझोगे इसको? ब्रिटानिया क्या करती है? बिस्किट किससे बनते हैं? बिस्किट बनते हैं गेहूं से, ठीक है, गेहूं के आटे से। तो उसके लिए गेहूं खरीदना होता है। गेहूं कहाँ से खरीदती है ब्रिटानिया? बाजार में मैन्युफैक्चर तो होता नहीं है, तो सीधा किसानों से खरीदती है। किसानों से गेहूं खरीदेगी और उस गेहूं का आटा बनाएगी, एंड देन उसके बेसिस पर वो जो बिस्किट है उसको बनाएगी, उसे फैक्ट्री में बनाएगी, फिर उसको पैकेज करेगी, फिर उसे अपने आउटलेट्स पे भेजेगी, वहां पर शॉप्स पे पहुंचेगा, वहां से होलसेलर से रिटेलर पे, और वहां पर वो पब्लिक उसको खाएगी, खरीदेगी और कंज्यूम करेगी। ये साइकिल है पूरा का पूरा ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। तो अब आप बताइए मुझे, इस साइकिल को समझने में कोई दिक्कत आएगी? आप समझ सकते हो कि जब गेहूं ज्यादा होगा तो गेहूं सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो कंपनी आज 10 रुपए में मान लीजिए गेहूं खरीदती थी, वो 7 रुपए में खरीदेगी। तो 30% का उसको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज स्टिल सेम। वो मान लीजिए कि 20 रुपए का बिस्किट सेल कर रही है, तो 20 में बेचेगी। लेकिन क्योंकि पहले उसकी लागत 10 रुपए थी, लेकिन अब 30% कम होने से लागत रह गई है 7 रुपए। तो इसका मतलब उसका मुनाफा पहले 10 रुपए था, तो अब हो गया 10 + 3 यानी 13 रुपए। तो दोस्तों मुनाफा बढ़ा, उसका प्रॉफिट बढ़ा, तो उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको भी फायदा होगा। तो ये वो बिजनेस है जो आप समझ सकते हैं। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के बारे में, या नेस्ले के बारे में, या डाबर के बारे में अगर आप राय बनाते हैं तो ये समझ में आती है। तो ऐसे बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए जिनमें आपको पता है कि ये क्या कर रहे हैं। अब इसकी जगह पर अगर मान लीजिए मैं आपको एक दूसरी कंपनी का नाम ले लूं, और मैं आपको ये कहूं कि जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम को ले लेते हैं हम लोग। सारी दुनिया सारी दुनिया जब पेटीएम का आईपीओ आया था, तो पागलों की जैसे बस बिल्कुल लग गई थी उसमें कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। शायद आपने भी इन्वेस्ट किया होगा। किया था क्या? लिख के बताइए मुझे कमेंट्स में। आपने पेटीएम में या किसी और आईपीओ में पैसा डाला था क्या? और डाला था तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? ये भी मुझे कमेंट्स में लिख करके बताइए दोस्तों। अब पॉइंट ये है कि ऐसा बिजनेस, अब पेटीएम क्या प्रोडक्ट बनाती है मुझे बताइए, आप ही बता दीजिए। ये एक पेमेंट्स को प्रोसेस करने वाली कंपनी है, जिसने पहले एक रिटेल सेगमेंट शुरू किया, और अलीबाबा जो चाइना में है वहां से इसको फंडिंग मिली हुई है। और ये कंपनी प्रोडक्ट कुछ नहीं बनाती है, ये सिर्फ पेमेंट, मोबाइल ऐप, जो आपके जो भी मोबाइल बिल है हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इनको पेमेंट करने का काम करती है, इनको प्रोसेस करने का करती है। अब बात यह है कि जैसे ही यूपीआई ऐप लॉन्च हुआ, जिसको हम भीम बोलते हैं, BHIM, जैसे ही वो लॉन्च हुआ तो एकदम से पेटीएम का बिजनेस मॉडल चरमरा गया। क्यों? क्योंकि पहले ये लोग किसी भी पेमेंट ट्रांसफर के पैसे लेते थे, यूपीआई में वो आते ही वो फ्री हो गया। तो दोस्तों इनको पैसे कौन देगा फिर? सब लोग यूपीआई यूज करेंगे ना। तो इन्होंने मजबूरी में, नहीं चाहते हुए भी, अपने प्रॉफिट को फोरगो किया, और उसको फ्री सर्विसेज जैसे आपके भीम में या यूपीआई में दे रहे थे, वो ही उन्होंने अपने लेवल पे देना शुरू कर दिया। तो अब ये बिजनेस मॉडल कैसा है, इसका क्या फायदा है, बड़ा मुश्किल है समझना। तो दोस्तों सभी सारे ही बिजनेसेस के ऊपर राय रखने की जरूरत नहीं है। जो बिजनेस आसानी से समझ में आते हैं, जैसे वॉरेन बफेट साहब का ना सबसे पसंदीदा पता है स्टॉक कौन सा था? याद होगा, नाम तो सुना होगा। उनका फेवरेट स्टॉक था दोस्तों कोका कोला। और वो ये कहते थे कि 1 बिलियन डॉलर्स, 1 बिलियन से ज्यादा कोका कोला की बॉटल्स एवरी डे पूरी दुनिया में कंज्यूम होती है। और अगर कोका कोला ने सिर्फ 1 सेंट बढ़ा दिया, यानी 1 पैसा बढ़ा दिया अगर एक बोतल के ऊपर, तो 1 बिलियन सेंट्स का एक दिन में मुनाफा बढ़ जाएगा। वहां पे सोचिए डॉलर टर्म्स में कितना सारा हो गया, 1 मिलियन डॉलर के आसपास हो गया। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि ऐसे बिजनेसेस को समझिए जिनके अंदर प्रॉफिट और सेल्स आपको समझ में आती है, उनमें पैसा लगाइए। तो ये है टिप नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वो है आइटम नंबर 3। और बफेट साहब कहते हैं कि बाय प्रोडक्टिव एसेट्स।
कि जो एसेट्स के अंदर प्रॉफिट मिलता है वही प्रोडक्टिव है, उन्हीं को आप काम में लीजिए। अभी गोल्ड में लेने का क्या फायदा है? बहुत सारे मेरे दोस्त होंगे जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं, गोल्ड चाहिए गोल्ड चाहिए। बफेट साहब कहते हैं कि अगर पूरी दुनिया के सारे सोने को, सारे गोल्ड को एक जगह इकट्ठा करके और एक उसका एक बड़ा सा क्यूब बना दे, मतलब एक बड़ा सा बक्सा सा बना दे उसका, ऐसे ठोस एकदम, तो आपको ये पता पड़ेगा कि 67 फीट लंबा, 67 फीट चौड़ा और 67 फीट ऊंचा एक सोने का क्यूब बन जाएगा बस। अब और उसकी कीमत होगी $7 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन। तो दोस्तों $7 ट्रिलियन खर्च करके, और अगर आप कोई आदमी सारी दुनिया का सारा सोना खरीद के अपने सामने रख लेता है, तो वो उसके बाद सिर्फ एक काम कर सकता है, और वो क्या कर सकता है कि उस सोने को देख देख के से मन को खुश होते रहना, ऐसे प्रसन्न होते रहना कि देखो मेरे घर में इतना सोना है, मेरे पास इतना सोना है। बस इसके अलावा उस पीली सुंदर धातु को देख करके क्या किया जा सकता है? सो इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। आप फिजिकल गोल्ड खरीद करके अपना पैसा बर्बाद करें, उसका कोई फायदा नहीं है। बफेट साहब कहते हैं कि उसकी बजाय अगर उतने ही पैसे में मैं कोई कंपनी खरीदने जाऊं, तो दुनिया की सबसे बड़ी मोबिल ऑयल बनाने वाली कंपनी है एक्सन मोबिल, तो वो कहते हैं कि 7 एक्सन मोबिल उसी अमाउंट में मैं खरीद लूंगा। यानी एक एक्सन मोबिल की पूरी कंपनी की सारी वैल्यूएशन मिला के जब उन्होंने बात बोली थी तो $1 ट्रिलियन की थी। तो उन्होंने कहा मैं पूरा सोना खरीद के और उसको ऐसे बैठे बैठे देख के खुश हूं, उससे अच्छा है कि मैं 7 कंपनी जैसी खरीद लूंगा जो कि एक्सन मोबिल जैसी होंगी, जो जिनमें लोग काम करते हैं, जो प्रोडक्ट बनाती है, जो मुनाफा कमाती है और हर साल मुझे डिविडेंड भी देगी। तो दोस्तों ये हुई ना समझदारी। तो वो थर्ड पॉइंट जो है बफेट साहब का, उनका कहने का मतलब क्या है? अब आप बताइए मुझे कि आप आपको जो मैंने बताया है, गोल्ड इज फिजिकल गोल्ड इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखिए। हालांकि हम कहते हैं कि हम शादियों में चाहिए, हमें ओल्ड टाइम पर चाहिए, गोल्ड तो चाहिए और गोल्ड से प्रेम भी बहुत होता है, बट अगेन इट्स अ नॉन प्रोडक्टिव एसेट। सिर्फ और सिर्फ कब प्रोडक्टिव हो सकता है? जब आप इसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है गवर्नमेंट के, उनमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि वहां गवर्नमेंट आपको 2.5% इंटरेस्ट देती है उस पर। वो कैसे करना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा उसके ऊपर। तो बात यह है, बफेट साहब का पॉइंट नंबर 3 क्या है कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करिए जिनके अंदर कि आपको कभी भी लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट नॉन प्रोडक्टिविटी फेस नहीं करनी पड़े, यानी वो कुछ कमा के दें आपको, वो ऐसे रखे नहीं रहे। ठीक है, सो इनएक्टिव या पैसिव जो या नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स को खरीदने से कोई फायदा नहीं है। दैट इज पॉइंट नंबर 3। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 की। सो पॉइंट नंबर 4 में बफेट साहब कहते हैं कि हाउ डू यू वैल्यू ए बिजनेस। ठीक है, सो अभी यहां पर बफेट साहब का कहने का मतलब ये है कि लोगों ने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि आप बिजनेस को कैसे वैल्यू करते हैं। अब मान लीजिए कोका कोला है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग काम करते हैं, इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, तो आप वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? और ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। क्या है दोस्तों? किसी भी बिजनेस का रियल वैल्यूएशन निकालना सबसे ट्रिकी एंड सबसे स्किल वाला काम है। आपने आज तक कभी किसी बिजनेस का वैल्यूएशन किया है क्या? आपने करके देखा है? एंटरप्राइज वैल्यू निकाली है कभी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और अगर नहीं निकाली तो भी लिख करके बताइए, क्योंकि हम एक सीरीज के अंदर, वीडियोस के अंदर ये पूरा वर्कआउट करेंगे कि किसी बिजनेस को वैल्यू कैसे किया जाए। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, ये जो आप स्क्रीन पर जाकर के वैल्यू देखते हो ना किसी कंपनी की, ये एक सेट क्राइटेरिया को लेके वैल्यू निकाल लेते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, रियल तरीका, एग्जैक्ट तरीका सबका अलग अलग है। इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, इजीएस्ट तरीका क्या है, उसके लिए मैं आने वाले दिनों में आपको पूरा एक वीडियो सेशन के थ्रू सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि वो ये कहते हैं कि जब भी कभी उनसे जब ये पूछा गया कि भाई आप वैल्यू निकालते कैसे हो बिजनेस की, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे सारे बिजनेस को देख के ये सोचता हूँ कि अगर ये बिजनेस मुझे खरीदना पड़ा पूरा का पूरा,
तो मुझे ये कितने में मिलेगा। अब इस सेंटेंस में सब कुछ छुपा हुआ है, तो इसके हिसाब से आप खुद भी वैल्यूएशन निकालने की कोशिश करके धीरे धीरे एक्सपर्ट हो सकते हैं उसमें। कि मान लीजिए आपको एक कंपनी है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स बनाती है, या मान लीजिए एक कोई कंपनी है फॉर एग्जांपल जो पोटैटो चिप्स बनाती है। अगर उसका वैल्यूएशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे कि इसके पास बिल्डिंग्स कितनी है, इसके पास मशीनरी कितने की है, ये हर साल रॉ मटेरियल कितने का खरीदती है, हर साल इसकी सेल कितनी होती है, इसका नेट मुनाफा कितना होता है, इसके बैंक में भी कितने पैसे पड़े हैं, इसके शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी है उसका टोटल कैपिटल उसकी कितनी बनती है। ऐसे अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके जब आप टोटल जोड़ लेते हैं और फिर इसको डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ शेयर्स, देन आपको पता पड़ता है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। पर सबकी इसमें वेरिएशन आती है, क्यों? क्योंकि कोई पोटैटो को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, कोई उसमें डलने वाले नमक को ज्यादा मानेगा, कोई कहेगा पैकेजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट कॉस्टली, कोई कुछ कहेगा। तो उसकी एक अलग प्रोसेस है, बट आप धीरे धीरे अगर 10-20 कंपनीज का निकालोगे तो आप खुद अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओगे। बट अगेन दोस्तों, ये ले फटाफट दे फटाफट वाली ट्रेडिंग नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो जिंदगी भर आपको कमा के देगी। और वॉरेन बफेट साहब इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करते हैं। तो हमने जो फोर्थ पॉइंट डिस्कस किया वो ये है कि आप जब भी कोई बिजनेस खरीदें तो उस बिजनेस को पहले तो समझें कि वो बिजनेस आप कुछ दिमाग में समझ में भी आ रहा है या नहीं। सिर्फ समझने में आने वाले बिजनेस पर पैसा लगाएं। और दूसरा ये देखें कि वो बिजनेस की टोटल वक़्त कितनी है, उसकी टोटल नेटवर्थ या उसकी मैं कहूँगा कि वैल्यू कितनी है, ये निकालने की प्रैक्टिस करना शुरू करें। मैं आपको बताऊंगा आने वाले दिनों में कि करना कैसे है। फिलहाल हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है कि इफ रेपुटेड मैनेजर रन्स बैड बिजनेस देन द बैड रेपुटेशन ऑफ बिजनेस सर्वाइव्स। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई भी मान लीजिए कि एक बिजनेस है जो कि बहुत ही खराब बिजनेस है, बहुत थर्ड क्लास कंपनी है जो बिल्कुल बर्बाद है, और उसमें कोई बहुत अच्छा मैनेजर आता है जो कि शानदार है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, तो मैनेजर की रेपुटेशन अच्छी है और बिजनेस जिसमें वो गया है उसकी रेपुटेशन खराब है, तो बफेट साहब कहते हैं कि कुछ बरसों के बाद में बिजनेस की जो खराब रेपुटेशन है वो तो रह जाएगी, और जो अच्छे मैनेजर की अच्छी रेपुटेशन वो खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि बैड थिंग्स लास्ट फॉर एवर। तो खराब बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फायदा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है कि चाहे मैनेजर कितना भी अच्छा हो, चाहे मैनेजमेंट टीम कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन अगर कंपनी खराब है और उसके प्रोडक्ट ही खराब है, उसकी सप्लाई चेन ही बर्बाद है, तो दोस्तों उस केस में ऐसे बिजनेस से आपको दूर रहने की जरूरत है। और ये बहुत काम आएगी टेक्निक, जो कि जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे ना स्टॉक मार्केट की चीजों को, तो ये वाली टेक्निक बहुत काम आएगी आपके, कि आप सिर्फ अच्छे मैनेजर और उसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छी एनुअल रिपोर्ट, उसके बेसिस पर मत जज करिए उसे। ये देखिए कि क्या वो प्रोडक्ट चलने वाले भी है या नहीं है। दोस्तों कहाँ गया कोडेक, कहाँ गए वीसीआर, होते थे ना वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, कहाँ गई आपकी जो पेन ड्राइव वाली छोटी छोटी जो आती थी कंपनियां, सीडीज, कौन पूछता है, सीडी ड्राइव्स बहुत सारी कंपनीज बनाती थी, हो गए ना मार्केट से साफ। क्योंकि बिजनेस खराब अगर होता जाएगा तो कितना भी अच्छा मैनेजर हो वो उसे संभाल नहीं पाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहला फोकस बिजनेस पे, सेकंड फोकस उसके मैनेजमेंट पे। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है कि यू कैन कीप ऑन डूइंग मिस्टेक्स, यू मेक मिस्टेक्स बट नॉट रिपीट देम टू इंक्रीज ऑड्स ऑफ योर सक्सेस इन द एंड। इसका मतलब ये है कि बफेट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए, जब स्टार्ट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है। तो वो ये कहते हैं कि आप हर बार कोई ना कोई चीज करके देखिए और उससे सीखिए, और जब आप सीखोगे तो आप अपनी गलतियां भी करोगे और उनको सुधारोगे भी। तो कह रहे हैं धीरे धीरे गलतियां करने पर आपको एक टाइम आएगा जब आप समझ जाएंगे कि क्या गलती करने से क्या नुकसान होता है। तो आपको अपनी लर्निंग कर्व को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करना है, जिससे आप एक बार में घबराओ मत कि आपने बहुत बड़ी गलती करी और आप बिल्कुल शेयर मार्केट से आउट हो गए, ऐसा नहीं। क्योंकि दोस्तों क्या है कि शेयर मार्केट तो ऐसा खेल है जिसके मतलब खेल क्या मैं कहूँगा, ऐसा फील्ड है जिसमें सिर्फ गैम्बल नहीं है। कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, पैसा इकट्ठे करने के लिए वो शेयर मार्केट में आती है, और इससे इकोनॉमी देश की बढ़ती है, दुनिया की बढ़ती है। इसलिए शेयर मार्केट इज नॉट बैड। बट अगर आप एक चाकू को सब्जी काटने की बजाय गला काटने के लिए यूज करोगे दोस्तों,
तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी ही होगी। इसी तरह से जैसे कि आप अगर मान लीजिए आपने माचिस की तीली है, उससे दिया जलाने के बजाय उससे आपने किसी कर्टेन को, घर के किसी सामान को जला दिया, तो है वही, उसमें उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो बफेट साहब कहते हैं कि आप छोटी छोटी गलतियां करो और उनसे सीखो और आगे बढ़ते जाओ। एक टाइम बाद में आप उस चीज में काफी हद तक समझदार हो जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो लास्ट में जो बफेट साहब कह रहे हैं वो क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है और ये सबसे लास्ट में है, और वो क्या है दोस्तों, ये है कि इन्वेस्ट इन योर सेल्फ बिकॉज दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज योर टैलेंट बाय लर्निंग बेस्ट एसेट्स यू एक्वायर एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है वो, कि बफेट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो पैसा तो इन्वेस्ट करिए बाद में, लेकिन सबसे पहले खुद पे इन्वेस्ट करिए, चीजों को सीखिए। सारे जैसे हमारा जो चैनल है इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बिल्कुल बारीकी से सारे स्टॉक्स को समझना, उनके टेक्निकल एनालिसिस हो गया, इंडिकेटर्स क्या होते हैं वो समझ जाओगे, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या होती है वो समझ जाओगे। इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल और भी है, आपको काफी साइंटिफिक मटेरियल एस्ट्रोलॉजी पर भी मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो साइंस, लोगों ने बदनाम कर रखा है, स्टॉक मार्केट को भी बदनाम कर रखा है। हर चीज जो अच्छी है उसको वो लोग हैंडल नहीं कर पाते इसलिए बदनाम कर देते हैं। पता है भूत प्रेत होते नहीं है, अगर होते भी होंगे तो उनको भी बदनाम कर रखा है, आई डोंट नो। लेकिन जो चीज समझ नहीं आती उसको बदनाम कर दो। तो यही स्टॉक मार्केट है जिससे राकेश झुनझुनवाला ने 40,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनाई है। यही स्टॉक मार्केट है जिससे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने इतना बड़ा असेट बनाया है। बर्कशायर हाथवे का अगर आप एक शेयर देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आज ही देखना, बताओगे, देखोगे कि उसकी प्राइस क्या है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ यस और नो, क्या आप चेक करोगे या नहीं। दोस्तों, आप वो वैल्यू देखोगे चकरा जाओगे, लाखों में नहीं करोड़ों में है एक शेयर की कीमत। तो देख के मुझे वो शेयर प्राइस बताइएगा कमेंट्स में। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट एडवाइस वॉरेन बफेट साहब की क्या है, तो वो ये है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो अपने खुद के अंदर इन्वेस्ट करें, चीजों को सीखें। जितना सीखोगे, जितना पेपर ट्रेडिंग करके देखोगे, मतलब एक साथ बहुत सारा पैसा डालना नहीं है, लेकिन पहले सीखना है और फिर धीरे धीरे पैसा डाल डाल करके अपने आप को रिच करना है, समझदार बनाना है एंड देन बड़ा पैसा कमिट करना है। तो दोस्तों, ये 7 तरीके थे जो कि वॉरेन बफेट साहब ने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट करके बताए हुए हैं, जो मैंने आज आपसे शेयर की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके आपको बहुत आसान भाषा में काफी कुछ वैल्यूएबल कंटेंट देने की जरूरत समझी है। एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं हम लोग, ताकि हमें पता रहे कि हमने कौन कौन सी चीजों को स्टडी किया है। सो देखिए दोस्तों, ये है वो सारे 7 थिंग्स। पहली चीज क्या थी, पहली चीज है कि कैश इज अ बैड इन्वेस्टमेंट। तो कैश को कैश के रूप में या बैंक में सड़ाने से अच्छा है कि आप उसे किसी अच्छी चीज में दौड़ाने में लगाएं, जिससे वो पैसा आपके लिए पैसा बनाए। नेक्स्ट ये है कि दोस्तों, आपको सारे स्टॉक मार्केट की सारी कंपनियों पे अपनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उन पे राय बनाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपका पूरा टाइम खराब होता रहेगा। बेस्ट ये है कि जो बिजनेसेस आपको समझ में आते हैं उन बिजनेसेस पे रिसर्च करिए। कैसे रिसर्च करनी है उसके लिए जो आई बटन पे आपको मैंने दे रखी है, प्लेलिस्ट दे रखी है, वो फॉलो कर लीजिएगा। और अदरवाइज में आने वाले दिनों में मेरी वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिल जाए जो मैं इन्हीं में से किसी एक टॉपिक पे बनाने वाला हूँ। नेक्स्ट दोस्तों चीज है वो ये है कि हमेशा और एसेट्स ऐसे खरीदो, ऐसी चीजें खरीदो जो कि यूजफुल, ऐसा नहीं कि जो आपको प्रोडक्टिव ही नहीं हो। आपने एक सुंदर सी एक कोई चीज, एक पेंटिंग लाके घर में रख ली, कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा आप अगर मान लीजिए घर में कोई प्रिंटर लाके रखते हैं, तो प्रिंटर लाते तो कम से कम कुछ प्रिंट करते, फिर कोई कहीं पे अप्लाई करते, कहीं कुछ और काम करते। या मैं कहूंगा कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, एक लैपटॉप ला के रख लेते हैं, या फिर मान लीजिए एक नया कंप्यूटर खरीद ले, वो पेन खरीद लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते, फोन या उससे संबंधित कोई चीज ले लेते हैं, कुछ चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, जैसे ईटी नाउ हो गया, मनी से रिलेटेड हो गया, सीएनबीसी हो गया। तो दोस्तों, ऐसे प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदिए जिनसे कि वो आपकी जिंदगी बेहतर बन सके। अभी आपने अगर गोल्ड खरीद के घर में रख लिया है, तो एक तो उसकी टेंशन सुरक्षा की, कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि घर में अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, कोई भी ले जाएगा। दूसरा ये है कि उसको आप बाजार में से तुरंत जाके नहीं बेच सकते, अगर बेचोगे तो वो पहले उसकी डिजाइन विजाइन को और शुद्धता को देख करके पैसे काटेंगे लोग। तो इस तरह की चीजें जो नॉन प्रोडक्टिव है, मिल क्या रहा है उस पर, कुछ भी नहीं।
तो उससे अच्छा है प्रोडक्टिव एसेट्स खरीदो। तीसरी चीज है, जब भी किसी बिजनेस को आप खरीदो तो पहले उसको वैल्यू देखो, उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आपको समझ में आ रही है कि ये बिजनेस इस लायक है भी या नहीं है। दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजोन, पेटीएम, ये इस ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने वैल्यूएशन को ऐसे गुब्बारा बना करके दिखाया हुआ है। मैं आपको किसी वीडियो में आने वाले दिनों में बताऊंगा कि ये अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन को बेवजह बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। तो ऐसे बिजनेस में अगर आप इनके वैल्यूएशन को मानोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत बड़ी पावरफुल प्रॉफिटेबल कंपनी है, पर सच्चाई ये है कि ये सारी कंपनियां घाटे में चल रही है। तो दोस्तों वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं इसके लिए आप मेरे से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर कोई अच्छा बिजनेस है लेकिन उसका मैनेजर खराब है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई खराब बिजनेस है और उसका मैनेजर अच्छा है तो आपको उसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और अगर कोई खराब बिजनेस है और उसका मैनेजर भी खराब है, उस पर तो मैं क्या कहूँ, आप ही बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि क्या आप ऐसे में इन्वेस्ट करोगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि आप मिस्टेक से सीखिए। मतलब कि जैसे जैसे आप छोटा छोटा कमिटमेंट करते रहेंगे, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, आपकी गलतियां आपको समझ में आएगी। आपको समझ आएगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग से सिर्फ नुकसान हो सकता है, उससे आपको प्रॉफिट मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। हालांकि मजा बहुत आएगा क्योंकि आपके दोस्तों के मुकाबले में अगर आपने पैसे ज्यादा कमाए तो आप शाम को सबको ऐसे व्हाट्सएप पे वो भेजोगे स्क्रीनशॉट कि आज मैंने इतना पैसा बनाया, आज बनाया मैंने, होता है ना ऐसा। लेकिन वो सिर्फ मौज मस्ती के लेवल तक उतना ही रखना है, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट चीज है दोस्तों कि आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी खुद की लर्निंग में, चीजों को सीखने में, समझने में। तो अपने पे इन्वेस्ट सबसे ज्यादा कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीजों को अच्छे से प्रॉपर तरीके से सीखिए, लेकिन किसी ऑथेंटिक गुरु के साथ में। और आप हमारी प्लेलिस्ट पे ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, तो आप वहां से सीखिए। तो दोस्तों ये थे 7 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग जो अगर आपने आज समझ लिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वो गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स करके और बाद में सुसाइड तक करते हैं। नाम सुना होगा ना आपने, सीसीडी के चेयरमैन का नाम ध्यान है आपको। जो भी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी को डिफेम करना मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है, सबको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी नॉलेज बढ़ाइए और उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो मेरे चैनल पे आपको लगातार मिलते रहेंगे, और रिसर्च बेस्ड मिलेंगे, ऑथेंटिक मिलेंगे, और हमेशा सही राय मिलेगी। कोई भी तरीके के लालची वाले जो लोग हैं जो झूठी मूठी राय देके आपको मिसगाइड करते हैं, वैसा आपको मेरे यहाँ से कभी भी नहीं मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। तो दोस्तों इस चैनल पर बने रहने के लिए, मुझे इतना टाइम देके मेरी बात को ध्यान से सुनने, समझने और उस पर एक्ट करने के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले चैनल वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। तब तक इस वीडियो को बहुत से लोग जो आपके व्हाट्सएप, फेसबुक और टेलीग्राम और सब जगह जुड़े हुए हैं, सब जगह पे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है सही 7 रूल्स को यूज करके और किसी का बिजनेस में या स्टॉक्स में नुकसान होने से बच जाए, और वो आपको रिप्लाई में थैंक्स मैसेज करे और कहे कि आपने मुझे बचा लिया। दोस्तों कितना अच्छा लगेगा उस दिन आपको जब आपके साथ ऐसा हो। तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अच्छी नॉलेज को सब लोगों तक पहुंचाइए, उसमें आपका भी भला होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड स्टे हैप्पी एंड एंजॉय योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।